नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों को लेके। और अपना ये जो चैप्टर रहता है वो 8वां चैप्टर है कक्षा 6 का। ये आपने ऊपर थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहली बात कि मौसम क्या होता है। देखिए, मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वो मौसम कहलाता है। यानी एक दिन का मौसम जो है वो अलग हो सकता है, एक दिन का अलग हो सकता है। जैसे आज का मौसम है वो अलग हो सकता है। कल के मौसम की अगर बात की जाए तो कल का अलग हो सकता है। जैसे मान लो आज बारिश हुई हो और कल जो है धूप निकल जाए, तो ये मौसम कहलाता है। यानी वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो कुछ घटित होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं मौसम। चलिए आगे देखिए कि मौसम में जो है वो तापमान आता है, वर्षा आती है और सूर्य का जो विकिरण है, जो प्रकाश है, वो उसमें शामिल होता है। ठीक है, तापमान उसमें आएगा, वर्षा उसमें आएगी और सूर्य का विकिरण उसमें आएगा। चलिए आगे देखिए, भारत में जो है प्रमुख रूप से जो मौसम होते हैं उनको लेकर अपन बात करते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम होता है वो ठंडा मौसम होता है, सर्दी का मौसम उसे कहते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच में ये होता है। मार्च से मई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा। और जून से लेके सितंबर तक अगर बात की जाए तो वो होता है वर्षा का मौसम, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वही भारत में ज़्यादा वर्षा करता है। और अक्टूबर से नवंबर का जो महीना माना जाता है उसे शरद ऋतु या मानसून के लौटने का जो समय है वो भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से समय में जो है कौन सा मौसम रहता है। ठीक है, कुछ बच्चों के इसमें दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये दिक्कत वाली बात नहीं। शरद ऋतु होती है, मानसून के लौटने का जो समय है वो होता है। इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। सर्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु के बाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ग्रीष्म शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो जब भारत में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती तब उत्तर भारत का जो तापमान है वो कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ती है वहाँ पर गर्मी होती है और वहीं पर ही ज़्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो जब भारत में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूँ, जैसे अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर अगर सूर्य रहता है और ये मान लो कर्क रेखा है, इधर मैं लिख देता हूँ कर्क रेखा, और ये हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, और एक और खींच लेते हैं अपन, ये है अपनी जो रहेगी मकर रेखा। अगर सूर्य इस पर रहता है, यानी मकर रेखा पर अगर सूर्य है, इसका मतलब भारत जो है, आपको पता होगा कि भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की स्थिति होने के कारण अगर सूर्य मकर रेखा पर है तो यहाँ पर शीत ऋतु होगी। अगर सूर्य कर्क रेखा पर है, अगर सूर्य कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है, तो वहाँ पर अपने यहाँ पर जो है वो पड़ेगी गर्मी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लू की अगर बात करें तो लू क्या होती है? देखो, दिन के समय में राजस्थान कह सकते हैं या पंजाब का भी कुछ इलाका उसमें आता है, गुजरात का भी कुछ इलाका आता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन जो बहती है उसे कहा जाता है लू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी को लेकर ही अपन बात कर रहे हैं। भारत का मैप आपको नज़र आ रहा होगा, कहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बढ़िया ढंग से दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं विभिन्न भाषाओं में जो है वर्षा को जो है किन किन नामों से जाना जाता है उसको लेकर अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदी में जो है वर्षा को वर्षा ही कहा जाता है। उर्दू की अगर बात की जाए तो वर्षा को कहा जाता है बारिश, और मराठी भाषा में जो है वो इसका नाम रखा गया है वो है पाउस, और बंगाली में इसको कहते हैं वर्षा। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का जो मौसम है उसको लेके बात करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको भारत की जो दिशाएं हैं, यहाँ पर आपको उत्तर दिशा है और भारत की यहाँ पर रहती है वो है दक्षिण दिशा, और ये हो गई अपनी पूर्व और ये हो गई अपनी पश्चिम। ठीक है, ये चारों दिशाएं आपको ज्ञात होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मानसून जो है इस तरफ से आएगा, भाई इस तरफ से जो है अपने यहाँ मानसून आएगा। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर अपन बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ये मानसून का आने का जो मौसम है इस समय बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यानी जो हवा है वो कहाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यानी हवाओं की मैं बात करूँ तो हवाएं जो है इस तरफ बहती हैं। ये अपना स्थलीय भाग आ गया। इस स्थल भाग से जल भाग से जो है स्थल भाग की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं। चलिए, और ये पवनें जब पहाड़ों से टकराती हैं, अभी जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो अपना ये पश्चिमी घाट है, इस तरफ जो है अपना पश्चिमी घाट है, तो ये हवाएं जब इससे टकराएंगी तो यहाँ पर वर्षा करेंगी। भाई यहाँ पर क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु को लेकर जब बात की जाए
तो मानसून जब लौटता है भाई, आता है तो इस तरफ से आता है, ये दिख रहा होगा आपको, और लौटता है तो देखो कैसे पवन जो है इस समय जो है लौटते हुए मानसून में, या शरद ऋतु की जब मैं बात करूं, जो अपना अक्टूबर नवंबर का जो महीना माना जाता है, उसमें पवन है जो है स्थल भागों से लौटकर जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। यानी पवनें जो है वो इस तरफ बहने लग जाती हैं, स्थल भाग से जल भाग की तरफ जो है वो हवाएं बहती हैं। और यहाँ पर जो है मानसून के लौटने का ये जो समय होता है वो शरद ऋतु में होता है, अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में दक्षिणी भागों, विशेषकर अगर बात की जाए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, ये अपना तमिलनाडु रहा और ये अपना आंध्र प्रदेश रहा। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, इस मौसम में बारिश होती है, यानी मानसून के लौटते समय जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो बारिश होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर आपको वही मैप जो है दिखाया गया है। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जो है जलवायु कहा जाता है। देखिए मौसम जो शब्द है और अपना बात करूँ जलवायु की, तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। मौसम जो है दिन प्रतिदिन घटित होने वाला या वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसको मौसम कहते हैं। लेकिन अनेक वर्षों से जो है अगर मौसम की दशा एक जैसी रहती है या मापा जाता है उसको अलग तरीके से, तो वो जलवायु कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर आगे बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो अपन कहेंगे उसको नाम जो रहेगा वो रहेगा मानसूनी जलवायु। यानी भारत की जो जलवायु है उसका नाम आपको याद रखना है, वो है मानसूनी जलवायु। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं। अब मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। पूछा जा सकता है कि मानसून जो है किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, और ये बना है मौसम से। अरबी भाषा के शब्द के मौसम शब्द से जो है वो मानसून शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की स्थिति जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, देखिए उष्ण का मतलब होता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़े। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध में भारत की स्थिति मानी जाती है। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आया है। होने के कारण अधिकतर जो है वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों से ही होती है, अन्य किसी प्रकार से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। चलिए आगे बात करें तो भारत में जो है कृषि हमेशा से वर्षा पर ही निर्भर रही है, इसलिए भारतीय कृषि को जो है जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब बारिश नहीं हो तो सूखा भी यहाँ पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक अलग तरीके से थोड़ा सा इसको बताया है मैंने। यहाँ पर एक पेड़ नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए ये मीटर है, इधर दिया गया है। यहाँ पर ये किस प्रकार के पेड़ होते हैं, तरुण वृक्ष है, झाड़ी वाले परत है ना, वितान है, उद्गामी परत है। ये एक दिखाने के लिए ही, बाकी इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं अपन कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी और ऊंचावच पर निर्भर करती है। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से इसको छाप लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में जरूर आएगा कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति किस किस पर निर्भर करती है, स्थिति पर करती है, उसकी ऊंचाई पर करती है, समुद्र से उसकी दूरी पर करती है, और ऊंचावच भी जो है इसका पूरा पूरा जो है अपना योगदान देता है। चलिए आगे देखिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में पूछा जाए तो वो रहता है अपना मेघालय में स्थित मौसिनराम। आपको पता होगा कि ये तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, बीच में ये बसा हुआ है। तो ये मौसिनराम जो है वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। आगे देखिए, भारत में राजस्थान का एक जैसलमेर ज़िला भी है, जहाँ पर वर्षा न के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है वहाँ पे। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति को लेके। जलवायु की बात अपनी पूरी हो चुकी है, कक्षा 6 में जितना था वो मैंने आपको करवाया है। ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो घास है, झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। सवाल आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति जो है किसे कहा जाता है, यानी बिना मनुष्य की सहायता के जो उपजते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है। जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वनों के लाभ को लेकर बात करते हैं कि वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वनों से ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन पेड़ पौधे जो हमें देते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण भी करते हैं, जिससे पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो भी कम होता है। और आगे बात की जाए तो वन में जो मिट्टी का जो अपरदन है वो भी ये रोकते हैं, यानी पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है वो कम होगा। ठीक है, तो उससे भी अपन बचा जा सकता है। आगे देखिए, वनों में जो है वन जो है आपको ईंधन देते हैं, लकड़ी देते हैं, चारा है, जड़ी बूटियाँ हैं आदि इनसे प्राप्त होते हैं। और देखिए, ये वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास भी होते हैं। वन्य प्राणी जो हैं, वन्य जीव जो हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, ये उनके प्राकृतिक आवास हैं, किसी के बनाए हुए नहीं हैं।
चलिए वनों की लाभों को लेकर बात की जाए तो ये हमें देखिए क्या क्या देते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मैप के द्वारा आपको बताया गया है। ऑक्सीजन इनसे मिलती है, शहद आपको इनसे मिल सकता है, फल हैं, गोंद है, लाख है, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास ये कहे जाते हैं, इमारती लकड़ी इनसे मिलती है, रबड़ इनसे बनाया जाता है, मिट्टी को बांधने का काम पेड़ पौधे करते हैं, फर्नीचर आप लकड़ी से बनाते हो, खेल का सामान है, ईंधन है, चारा है, आश्रय स्थल जैसे घर वगैरह बनाते हो तो इसी से बनते हैं, और दवाइयाँ भी जो है पेड़ पौधों से ही बनती हैं। वनों के ये प्रमुख लाभ माने जाते हैं। इस मैप से पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वन्य प्राणी को लेकर अपन बात करते हैं। तो वन्य प्राणी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय जो पशु रहता है वो रहता है बाघ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गुजरात के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज अपने लिए रहेगा। पूरे के पूरे पेज को ही मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर जो लाइन मिलेगी आपको वहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर बढ़िया सा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो एशियाई शेरों का जो निवास है वो कहाँ पर है भाई? गुजरात का जो गिर वन है, गुजरात का जो गिर वन है वहाँ पर एशियाई शेर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे की अगर बात की जाए तो वो असम के जंगलों में आपको मिल जाएंगे। और देखिए हाथी एक जगह पे और मिलते हैं, वो है अपने केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में जो है हाथी बहुत संख्यक मात्रा में आपको मिलेंगे। ऊँट जो है वो अपना रेगिस्तान जो रहता है, रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है, वो राजस्थान में आपको मिलेगा। और जंगली गधे की बात की जाए तो वो आपके गुजरात के कच्छ के रण में आपको जो है जंगली गधे आपको मिल जाएंगे। जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू है, ये आपको हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और बात करें तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत बार सवाल जो है पूछा भी गया है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो कई बच्चे तो जो अपने राज्य के होते हैं, राज्य के जो राज्य पक्षी वगैरह होते हैं उनके नाम लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए आगे बात करें तो भारत में अनेक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं। इन राष्ट्रीय पक्षी उद्यानों को बनाने का जो कारण था वो था कि शिकारियों से पक्षियों की जो है वो रक्षा की जाए। पक्षियों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का जो है वो निर्माण किया गया है सरकार द्वारा। आगे देखिए भारत में सांपों की कोबरा व करेत, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक है कोबरा और एक है करेत। ये प्रजातियाँ आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगी। आगे बात की जाए तो भारत में वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत से देखिए नेशनल पार्कों का निर्माण किया गया है, पशु विहार बनाए गए हैं और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं ताकि वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा भी जो है परम कर्तव्य होना चाहिए, परम दायित्व होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करें। हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए देखो, हाथी को बचाने के लिए हस्त परियोजना चलाई गई है और बाघों को बचाने के लिए जो है बाघ परियोजना भी शुरू की गई है। ये सारे के सारे सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, वन्य जीव आपको दिख रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वन्य जीवों में ही कि प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह को जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि वन्य जीव सप्ताह जो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को जो है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? तो कुछ पक्षी जैसे पिनटेल बतख है, कर्लियू है, फ्लेमिंगो है, ऑस्प्रे है, लिटिल स्टिंट है, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन मात्र आपको 15 ग्राम मिलेगा, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये कहलाते हैं प्रवासी पक्षी, यानी दूसरे देशों से पक्षी जब हमारे देश में आते हैं तो उन पक्षियों को कहा जाता है प्रवासी पक्षी, ठीक है। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अपनी क्लास इतनी ही थी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।